हेलो, नमस्कार सभी को। अपने कृषि रसायन विज्ञान का 7वां पाठ पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की किताब है कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12। इसके अंदर हमने पीछे 2-3 क्लासेस के अंदर इनकी परिभाषा क्या होती है, क्या इनके सिद्धांत होते हैं पोषक तत्वों के, इनके अभाव के कारण से क्या होगा, क्रांतिक स्तर क्या होता है, विषैला प्रभाव क्या होता है, इनके बारे में अपने पीछे अध्ययन कर चुके हैं। और कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में भी अध्ययन किया। उसके बाद पिछली क्लास के अंदर हमने नाइट्रोजन, जो कि प्राथमिक पोषक तत्व के अंदर भी प्रथम स्थान पर आता है, नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन किया। यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है नाइट्रोजन। उसके अपने कार्य देखे, क्या क्या कार्य करता है नाइट्रोजन तत्व है, उसकी अधिकता से क्या हो जाता है या फिर उसकी कमी रह जाए तो फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपने अध्ययन किया। आज की क्लास के अंदर हमने फॉस्फोरस को करते हैं। फॉस्फोरस भी मुख्य जो प्राथमिक पोषक तत्व है उनके अंदर ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे तो आता है अपना नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे उसके अंदर आता है फॉस्फोरस। तो इसके बारे में कि फॉस्फोरस के क्या कार्य हैं, क्या ये काम करता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपने आज अध्ययन करते हैं। तो सुलभ रूप का मतलब समझते हो कि फास्फोरस जो होता है वो सीधे तौर पे पादपों को प्राप्त नहीं होता, वो किसी न किसी यौगिक के रूप में, किसी न किसी अभिक्रिया के रूप में वो उनको प्राप्त होते हैं, तो उनको बोलते हैं सुलभ रूप। जैसे अपने नाइट्रोजन का पढ़ा था कि वो नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में प्राप्त करते होते हैं पादपों को, तो उसी प्रकार से फॉस्फोरस है यहाँ पे। पादप पोषण की दृष्टि से फॉस्फोरस द्वितीय महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, यानी कि दूसरे नंबर पे आता है नाइट्रोजन के बाद। यह पौधों की जड़ों द्वारा, तो ये क्या करता है, पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो मुख्यतः जो इनका कार्य होगा वो जड़ों को मजबूत करना, जड़ों का विकास करना, जड़ों के माध्यम से ही अन्य तत्वों को जो ग्रहण करते हैं पादप, तो उसको संतुलित बनाए रखना। तो इस तरीके से ये जड़ों के द्वारा मुख्यतः ग्रहण किया जाता है। तो जड़ों पर ये बहुत ज़्यादा काम कार्य करता है। तो जड़ों द्वारा मुख्यतः H2PO4- व HPO4- आयनों के रूप में मृदा से अवशोषित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है मृदा से। तो अगर अपने को सभी तत्वों मृदा के अंदर चाहिए तो वो मृदा उदासीन होना जरूरी होता है। अगर मृदा उदासीन है तो उसके अंदर लगभग सभी जो पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध होते हैं। जैसे अपने पीछे चार्ट भी देखा था तो उसके अंदर बताया था कि अम्लीय और मृदा के अंदर कौन कौन से तत्व प्राप्त होते हैं, कौन से नहीं होते, उदासीन के अंदर कौन कौन से हैं, क्षारीय के अंदर कौन कौन से हैं। तो उसके बाद अपने करते हैं पौधों में कार्य, क्या काम करता है ये पौधों के अंदर जो फॉस्फोरस है वो पौधों में क्या काम करेगा, क्या कार्य करेगा, क्या इसकी भूमिका है। तो फॉस्फोरस से पौधों की जड़ों का विकास तेज सुदृढ़ होता है, जो अन्य पोषक तत्वों को मृदा से चूसने में सहायक है। तो अपने अभी क्या देखा कि ये जड़ों द्वारा अवशोषित होता है जो फॉस्फोरस है, तो ये जड़ों का विकास तेज गति से करेगा, जड़ों को सुदृढ़ यानी कि मजबूत बना देगा। और अन्य जो तत्व होंगे, अन्य जो पोषक तत्व हैं वो मृदा से चूसने में सहायक होता है, यानी कि उनको अभिशोषित करने, पादपों द्वारा अवशोषित करने में सहायक होता है। फॉस्फोरस मिलने से पौधों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है पादपों के अंदर वो बढ़ जाती है फॉस्फोरस मिलने से। पाले से बचने की सहन शक्ति में वृद्धि होती है, यानी कि सर्दी से बचने के अंदर जो फसलें होती है उनके अंदर वो जो सर्दी के अंदर उगाई जाती हैं, ठीक है, तो वो उसकी जो पाले से सहन करने की जो शक्ति है, सर्दी से सहन करने की शक्ति है वो बढ़ जाती है फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस की उपस्थिति में पराग सेचन अच्छा होता है। ये जीव विज्ञान के अंदर आपने पढ़ा होगा परागकण, यानी कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर गिरना या कीटों के माध्यम से एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पर परागकण लेके जाते हैं, जिससे वो नए पौधों का विकास होता है, जन्म होता है। तो उस तरीके से ये तो उसके अंदर अच्छा होता है फॉस्फोरस की उपस्थिति के अंदर। कोशिका विभाजन शीघ्र होता है, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण शीघ्र होता है फॉस्फोरस से। नई नई कोशिकाएं बहुत जल्दी और तेज गति से बनती हैं।
फॉस्फोरस से पौधों में वसा एवं एल्यूमिन ठीक बनते हैं। फॉस्फोरस से पौधों का स्टार्च आसानी से शर्करा में बदल जाता है, यानी कि बहुत तेज गति से जो बड़े अणु है वो टूटकर छोटे अणु के अंदर सरल शर्कराओं के अंदर टूट जाते हैं, जिससे उनको ऊर्जा मिलती है, उनको यानी कि पोषण उनको प्राप्त हो जाता है। बीज स्वस्थ उत्पन्न होते हैं, यानी कि फॉस्फोरस का ये कार्य है कि वो बीज उत्पन्न जो करता है उसे स्वस्थ उत्पन्न होते हैं तथा बीजों का भार भी बढ़ाता है, फसल तेजी से बढ़ती है। फसलों की दाने उपज भूसा की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे अपने नाइट्रोजन के अंदर पढ़ा था कि अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर अपने नाइट्रोजन देंगे तो वहाँ पे दानों की जो पैदावार वो कम होगी, भूसे की पैदावार ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर अपने फॉस्फोरस का उपयोग करें तो वहाँ पे दाने की मात्रा है जो उपज बढ़ जाएगी और जो भूसा है जो वो कम प्राप्त होगा। फसलों में खड़ी रहने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि नाइट्रोजन के अंदर अपने पढ़ा था कि अगर अधिक मात्रा के अंदर नाइट्रोजन देंगे तो फसल कच्ची होगी, वो तेज बारिश या आंधी आने से गिर जाती है। लेकिन अगर अपने फॉस्फोरस का उपयोग किया है फसल के अंदर तो वो फसलों को खड़ी रहने की क्षमता बढ़ाता है। फॉस्फोरस पौधों में अन्य तत्वों का चूषण बढ़ाता है। ये अपने अभी पीछे ऊपर भी देखा कि जो अन्य तत्व हैं जो पादप ग्रहण करते हैं तो वो जल्दी से उनको ग्रहण कर लेते हैं, उनको अवशोषण की जो मात्रा है, चूसने की मात्रा है पादप के अंदर बढ़ जाती है। साग सब्जियों व दानों के गुणों में वृद्धि करता है। ठीक है, साग सब्जियां हैं जो अपने फल फ्रूट होते हैं उनके अंदर जो दानों के गुणों में वृद्धि करता है। पौधे में कीट के आक्रमण के प्रति रोधकता बढ़ती है। जैसे नाइट्रोजन में पढ़ा था कि अधिक नाइट्रोजन के उपयोग से फसल कच्ची होती है तो वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन अगर फॉस्फोरस का उपयोग किया हुआ है तो जो कीट होंगे उनका जो आक्रमण होता है उन आक्रमण के प्रति रोधकता बढ़ती है। जैसे ऊपर भी अपने टॉपिक पढ़ा था कि जो रोग रोधकता है वो बढ़ जाती है फॉस्फोरस का उपयोग करने से। फलीदार फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों का विकास इसकी उपस्थिति में अधिक होता है, अतः पौधों को नत्रजन भी काफी प्राप्त होती है। फलस्वरूप प्रोटीन की मात्रा भी पौधों में बढ़ जाती है। अब फलीदार फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियां जो मैंने आपको सहजीवी के अंदर अपनी काफी बार उसकी चर्चा कर चुके हैं। सहजीवी और असहजीवी जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर ग्रंथियां होती हैं, जिनके अंदर वो जो सहजीवी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो उन नाइट्रोजन को वायुमंडल से ग्रहण करके उनके अंदर इकट्ठी कर देते हैं, संग्रहित कर देते हैं, जिसे नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कहते हैं। तो इसकी उपस्थिति में अधिक होता है, अतः पौधों की वो नत्रजन भी काफ़ी प्राप्त होती है। फलस्वरूप प्रोटीन की मात्रा भी पौधों में बढ़ जाती है। फॉस्फोरस की उपस्थिति में फसल में फूल शीघ्र आते हैं। जो फूल है वो शीघ्र आएंगे। अब फूल शीघ्र आएंगे तो फूल पककर जल्दी से फल बन जाएगा, फल जल्दी से पककर अपने को पैदावार हो जाएगी, यानी कि इससे उपयोग से जो फसल है वो जल्दी से पककर तैयार हो जाती है। फॉस्फोरस पौधों में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करके जीनों में क्रोमोसोमों के निर्माण में सहायक तत्वों का संश्लेषित करता है। क्रोमोसोम यानी कि सूत्र होते हैं, जीन होते हैं जो एक जैसे अपने एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के अंदर, एक संतान से दूसरी संतान के अंदर, जहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जैसे वो वंशागति करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर भी, फसलों के अंदर भी वंशागति होती है। तो उसके अंदर ये काफ़ी सहायक है फॉस्फोरस पौधों में न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए और आरएनए वगैरह के बारे में अपने पढ़ा होगा, तो उनका निर्माण करके जीनों में क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक तत्वों का संश्लेषण करता है। अतः फॉस्फोरस एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक कूट ले जाने वाले प्रक्रम का सूत्रधार बनता है, यानी कि उसके अंदर ये सहायक होता है, उसके अंदर अपनी भूमिका निभाता है कि जो अपने बीज बोझा है उस बीज से नए पौधे का निर्माण होना और उस नए पौधे से नए बीज का निर्माण होना, तो उसके अंदर ये सहायक होता है। अधिक नत्रजन के प्रभाव को दूर करता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे अपने पढ़ा था अभी कि जो फसल को खड़ी रखने में सहायक होता है और जो कीटों का आक्रमण होता है उसको ये संतुलित करता है। तो इसका मतलब जो अगर अपने ये सारे जो है वो अधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से ये होता है कि फसल गिर जाती है, कीट पतंगे उस पर आक्रमण करते हैं, तो इन सभी से ये बचाता है जो फॉस्फोरस है। तो इसलिए बोला गया कि अधिक नत्रजन के प्रभाव को दूर करता है। आगे अपने पढ़ते हैं फॉस्फोरस की कमी के कारण क्या कमी से क्या प्रभाव पौधों पर पड़ता है, क्या बीमारियां पौधों के अंदर लग जाती है, उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। फॉस्फोरस की कमी के लक्षण,
तो अपने इसमें पहला पढ़ा था कि जड़ों द्वारा प्राप्त होता है, जड़ों के माध्यम से प्राप्त होता है पौधों को, तो उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। तो अगर कमी हो जाएगी तो कमी होने से क्या होगा, जो पौधे की जड़ें हैं वो क्या होगी, वो उनका विकास नहीं होगा, उनकी वृद्धि नहीं होगी, वो कमज़ोर हो जाएंगी। अब अगर जड़ें कमज़ोर होगी तो वो आगे नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाएगा, पौधों की जो ऊंचाई है वो छोटी रह जाएगी। और उसमें अपने पढ़ा था कि जो फॉस्फोरस का उपयोग करने से जो फल जल्दी से आते हैं, जल्दी से फसल पक जाती है, तो वो इसके अंदर भी अब नहीं हो पाएगा जब फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी। और अपने पढ़ा था कीट पतंगों के आक्रमण से बचाता है, लेकिन अगर फॉस्फोरस की कमी होगी तो इस पर कीट पतंगे हैं वो आक्रमण करेंगे, जिसकी रोग रोधकता है वो घट जाएगी फॉस्फोरस की कमी के कारण। तो इसमें देखें पौधों की जड़ों की वृद्धि व विकास बहुत कम होता है तथा कभी कभी जड़ें सूख भी जाती है। फॉस्फोरस की कमी के अपने लक्षण पढ़ने, कमी से क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। पौधे छोटे रह जाते हैं। अब जड़ें ही अगर जल्दी से विकास नहीं कर पाएगी तो पौधा क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। पत्तियों का रंग नीला अथवा बैंगनी हरा हो जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि पत्तियों का रंग नीला अथवा बैंगनी हरा हो जाता है। परिपक्वता का मतलब जो देर से पकती है फसल, देर से फल बनेंगे, जो फूल है वो भी देर से बनेंगे, फूलों से जो फल है वो भी देर से बनेंगे। अगर फॉस्फोरस की कमी है तो जो फल बन चुके हैं वो या तो पूरी तरह से पकेंगे नहीं, अगर पकेंगे तो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत देर से बनते हैं तथा फलों या बीजों का आकार बहुत छोटा होता है। पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है। पौधों में फॉस्फोरस गतिशील है, अतः लक्षण गतिशील का मतलब पहले वो जड़ों के अंदर, जड़ों से ऐसे ऊपर ऊपर पत्तियों तक ये पहुंचता है, उसको बोलते हैं गतिशील। तो फॉस्फोरस गतिशील है। अतः लक्षण पहले नीचे की पत्तियों पर, यानी कि पहले जो पादप की जो नीचे की पत्तियां हैं, इस नीचे की पत्तियों पर इनका प्रभाव दिखाई देगा, ये सूखने लग जाएंगी, मुरझाने लग जाएंगी, पत्तियों की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ऊपर की पत्तियों की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों के सिरे से यह प्रारंभ होकर किनारे की ओर बढ़ती है। सिरे से होकर ये किनारों की तरफ इनकी जो कमी के लक्षण है फॉस्फोरस के, वो किनारों से प्रारंभ होकर किनारे की ओर बढ़ती है। पत्तियों की मुख्य नसें हरी रहती है। चौड़ी पत्ती वाले पौधों में पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। कब रह जाता है, जब फॉस्फोरस की कमी हो। अपने फॉस्फोरस की कमी के लक्षणों के बारे में पढ़ रहे हैं। आलू में पत्तियां प्याले का आकार बना लेती हैं। गेहूं व गन्ना आदि की फसलों में कले कम फूटते हैं। पौधों में परब छोटे रह जाते हैं। शाखाएं पतली एवं कमजोर हो जाती हैं। तो एक तो अगर आप ये याद रख लेने, कमी अगर पूछे कि फॉस्फोरस की कमी के क्या है, तो ये आ जाएगा पौधों में परब छोटे रह जाते हैं, शाखाएं पतली व कमजोर हो जाती हैं। एक ही ये कि वो देरी से पकती हैं। एक ही ये कि पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियों का रंग नीला अथवा बैंगनी हरा हो जाता है। एक ये रख लेना कि पौधों की जड़ों की वृद्धि व विकास बहुत कम होता है तथा कभी कभी जड़ें सूख भी जाती हैं। तो इस तरीके से 3-4 अगर आपको कमी के लक्षण और उसकी कार्य, फॉस्फोरस के कार्य क्या हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कम से कम 4-4 पॉइंट तो होने चाहिए। तो फॉस्फोरस के कार्य अपने अब याद ही रह गए होंगे कि ये जड़ों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो जड़ों का विकास करता है, जड़ों की वृद्धि करता है, जड़ों को मजबूत करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, क्रोमोसोर और जीन का निर्माण करने में सहायक है, अनुवांशिक गुणों को बढ़ाता है और जो फसल को खड़ी रखने में सहायता करता है, कीट पतंगों के आक्रमण से बचाता है, रोग रोधकता को बढ़ाता है। और उसके बाद जो दाने हैं वो दाने ज़्यादा होते हैं, भूसा कम होता है। ठीक है, जल्दी से फसल पकती है। पहले फल जो फूल है वो जल्दी से आते हैं, फिर उनसे फलों का निर्माण होता है, फिर वो पक जाते हैं। तो इस तरीके से ये फॉस्फोरस के कार्य थे। और ये उनका उल्टा अगर कमी हो जाएगी तो वो सारे कार्य नहीं हो पाएंगे, तो वो अपने उसके अंदर कमी के लक्षणों के अंदर आ जाएगा। आगे अपने पढ़ते हैं पोटाश के बारे में पढ़ते हैं। कैल्शियम के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। कैल्शियम के क्या क्या कार्य हैं। फॉस्फोरस के बाद अपना तीसरा जो मुख्य तत्व था प्राथमिक के अंदर, उसमें कैल्शियम है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक अभी ज़रूर करें और जितना हो सके इस चैनल को आगे की आगे शेयर करना न भूलें। तो कैल्शियम के कार्य हैं। तो कैल्शियम फसलों के आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी तथा क्रोमोसोम का संरचनात्मक घटक है। जैसे फॉस्फोरस के अंदर पढ़ा था कि आनुवंशिक गुण होते हैं, उसके अंदर सहायक है, उसी प्रकार से कैल्शियम भी फसलों के आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी है तथा
सोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं ये का संरचनात्मक घटक है। डीएनए और आरएनए के अंदर ये काम आता है। कैल्शियम प्रोटोप्लाज्म के जलियन को कम करता है तथा प्रोटोप्लाज्म की पारगम्यता को नियंत्रित करता है। कैल्शियम लाइपेस एंजाइम को सक्रियता प्रदान करता है। तो अगर पूछे कि लाइपेस एंजाइम की सक्रियता कौन सा तत्व प्रदान करता है, तो अपना उत्तर होगा कैल्शियम। कैल्शियम पौधों को उनके अवशोषण में अधिक वर्णनात्मक बनाने की ओर प्रवृत्त करता है। कैल्शियम पौधों को उनके अवशोषण में अधिक वर्णनात्मक बनाने की ओर प्रवृत्त करता है। कैल्शियम कोशिका भित्ति एक घटक तथा भूसे के कड़ेपन में वृद्धि करता है। कोशिका भित्ति मतलब जो बाहरी सबसे बाहरी कोशिका होती है, कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली। तो ये जो भूसे के कड़ेपन में वृद्धि करता है। दाना व तना सख्त बनाता है। कैल्शियम है जो दाना व तना सख्त बनाता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है। कैल्शियम बीज निर्माण को उत्साहित करता है। पौधों में कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को उदासीन करता है। जो कार्बनिक अम्लों का प्रभाव है, यानी कि अम्लों का जो प्रभाव है उनको कम कर देता है या उदासीन कर देता है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास करता है, जिनमें नाइट्रोजन इकट्ठी होती है तो उनका विकास करता है। भूमि में पोटेशियम व फॉस्फोरस आदि का विनिमय करके पौधों को पोटेशियम की उपलब्धता बढ़ाता है। तो ये जो कैल्शियम है वो पोटेशियम की उपलब्धता पौधों के अंदर बढ़ाता है। इसके साथ ही अपने पढ़ लेते हैं कैल्शियम की कमी के लक्षण है। ठीक है, साथ साथ एक उसके कार्य क्या क्या हैं, साथ के साथ उसकी कमी के भी पढ़ लेते हैं। अग्रिम कलिका सूख जाती है। कलियां व फल अपरिपक्व अथवा अवस्था में मुरझा जाते हैं। जब कलियां होती हैं, फल होते हैं, वो पूरे पकते नहीं है और मुरझा जाते हैं। जड़ों का विकास अपूर्ण होता है। नई पत्तियों के किनारे झुक या सिकुड़ जाते हैं। पत्तियों के किनारे व सिरा मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर कलिका सूख जाती है, आगे वाली कलिका या फल जो है वो कच्चे रह जाते हैं अथवा मुरझा जाते हैं। जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। नई पत्तियों के किनारे झुक या सिकुड़ जाते हैं और पत्तियों के किनारे वह सिरा है वो मुड़ जाता है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। बाकी जो आगे इसी प्रकार से और तत्व हैं, काफ़ी सारे तत्व हैं। अपने 17 तत्वों के बारे में अध्ययन करना है, जिनमें से 3 तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो सीधे वायु और जल से प्राप्त होते हैं, वो तो अपने सीधे ही हैं। उनके बारे में तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो उसके अलावा जो 14 बचेंगे, जैसे अपने नाइट्रोजन के बारे में कर लिया था, ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस के बारे में कर लिया और कैल्शियम के बारे में कर लिया। उसके बाद जैसे पोटाश है, पोटाश हो गया। उसके बाद गंधक है, सल्फर है, गंधक और सल्फर एक ही होता है। फिर तांबा है, लोहा है, मैग्नीज है। तो इनके बारे में भी अपने स्टेप बाय स्टेप इनका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ यहाँ तक ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को जितना हो सके आगे से आगे शेयर करना न भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद, शुभ दिन।